नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है उनको मुश्किल बनाया गया और ये सूरत हाल शुरू हो गई जब से आर्मी चीफ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक तनकीदी किस्म का दबाव आया पूरे पाकिस्तान से, जब उन्होंने ख़वातीन के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। तो ये एक बड़ा नेचुरल रद्द-ए-अमल था पाकिस्तानियों का और ख़वातीन का ख़ास तौर पे। और उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो कुछ भी गुज़िश्ता चंद सालों में हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या उसका कोई भी शख्स औरतों की इज्जत और एहतराम का दावेदार नहीं हो सकता, क्योंकि औरतों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती अब हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई, या किसी डिक्टेटर ने भी ऐसा नहीं किया। अब जो लोग इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए उसमें शेख वकास अकरम साहब ने कंफर्म किया कि शाह फैसल साहब गए थे, सलमान अकरम राजा साहब गए थे, मलिक फैसल साहब गए थे, और इन सारे लोगों को रोक दिया गया और इन लोगों को 2 किलोमीटर पहले रोका गया। बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बकौल शेख वकास अकरम के 2 किलोमीटर पहले रोका गया और फिर एक सेमी नाका टाइप का लगाया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाकातों वाले लोग हैं उनको रोक लो, बाकी लोगों को वो जाने देते थे। काम चल रहा था। तो इसमें इमरान खान साहब की बहनों को भी रोका गया है, लेकिन फिर 1.5 घंटे तक इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको वहां पे इंतजार करवाया गया और उसके बाद बिलाखिर इमरान खान साहब से उनको मुलाकात के लिए अंदर भेजा गया। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि कोई पार्टी में आए या ना आए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इमरान खान अहम है। हमें अडियाला जेल से 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, इससे पहले भी हमें यहीं रोका गया था, यहां और किसी को नहीं रोका जा रहा। बताया जा रहा है कि यहां सर्च ऑपरेशन हो रहा है, सिर्फ पीटीआई के लोगों को रोका, बाकी सबको जाने दे रहे हैं। यानी जो इमरान खान की बहनें उन्हें रोक दिया, जो उनको मिलने आ रहे हैं उन्हें रोक दिया, बाकी लोगों को जाने दे रहे हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत भी बहुत आगे ले गए हैं और बगैर किसी वजह के आज हमारा इमरान खान से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी तसल्ली हो सके कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान बहुत सेहतमंद हैं, वर्जिश करते हैं और कम खाना खाते हैं, जेल को बंद करने के लिए ये बहाना नहीं बना सकते कि इमरान खान साहब की तबीयत खराब है। फिर मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें भी चलाई जाती हैं, इसके बारे में उन्होंने बाद में आके बात की। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने अंदर क्या कहा। पहले एक स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब के हवाले से कोट हुआ वो ये है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रख दिया गया है ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, और मैं मान जाऊं, चाहे धमकियां दे, दबाव डालें, मैं डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान बताती हैं कि इमरान खान साहब ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडियाला में बैठा हुआ कर्नल हम पर मजीद सख्तियां करवा रहा है। बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर अकेले रखा गया है ताकि उनका ब्रेकडाउन हो और ये मुझसे डील कर सके, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले खवातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। अच्छा, ये उन्होंने दोनों चीज़ों को जोड़ा। एक तो ये खवातीन को रोक दिया 2 किलोमीटर पहले कि आप जा नहीं सकते अपने भाई को मिलने के लिए। 70 साल की उम्र है इन खवातीन की और इनके साथ ये सलूक हो रहा है। दूसरा, जेल के अंदर जो कर्नल है उसने बुशरा बीबी को जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया इमरान खान साहब के बकौल, और उसके ऊपर जो है वो अलीमा खान साहबा कहती है कि ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले खवातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। तो ये उनका गिला और शिकवा भी है कि जनाब एक तरफ आप कहते हैं कि खवातीन की इज्जत और एहतराम, दूसरी तरफ आपने एक खातून को जेल के अंदर कैद तन्हाई में डाल दिया और बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये क्लेम किया गया है। दूसरा, जो लोग मिलने गए बेचारे उनको 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है। अब इसमें इमरान खान का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अलीमा खान ने क्या कहा, और अलीमा खान ने एक पैगाम पहुंचाया सलमान अकरम राजा साहब को। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुझे अलीमा खान साहबा ने पैगाम दिया, इमरान खान साहब का हुक्म पहुंचाया है कि जो तुम्हारी जात के हवाले से भौंक रहे हैं उनके मुंह तोड़ जवाब दो। ये मुंह तोड़ जवाब आप भी दें, उनको सलमान अकरम राजा साहब को कहा। देखिए, इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया। सलमान अकरम राजा बड़े बाउसूल आदमी, सब लोग इन्हें जानते हैं और बड़ी खुल के वो बात करते हैं और हमेशा अपनी बात को बड़े जोरदार तरीके से कहते हैं। अब उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऐसा लगता है कि शायद सरेंडर नहीं कर रहे या उनकी पॉइंट से बाहर है। तो सलमान अकरम राजा साहब पे अटैक होता है, बार बार होता है।
पार्टी के अंदर से शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने इसीलिए निकाला कि वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर अटैक करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अब जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होगी। उन्होंने कहा, मुझे एक बड़े मोतबर और मुक्तदर शख्स ने कहा। अब ये कोई बहुत स्टेब्लिशमेंट का ही बंदा है जिसका वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मुक्तदर तो वही है, इक्तदार तो ना हुकूमत के पास है, ना सियासतदानों के पास है, ना ब्यूरोक्रेसी के पास है, तो एक्चुअली तो ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सबको उम्मीदवार बनने से पहले हमसे इजाजत लेना होगी, हमसे इजाजत लेना होगी। अगर किसी ने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो पहले हमसे इजाजत लो। जो हमसे इजाजत लेगा वही फॉर्म 47 पाएगा, उसी को देंगे हम फॉर्म 47 जीत का। जो पर्ची है उसके हाथ में पकड़ाएंगे, तू जीत गया है। जिसको हमारी तरफ से एनओसी होगा, जिसको हमारी आशीर्वाद हासिल होगी, वही एनओसी मिलेगा। अच्छे बच्चे बन जाओ, जान लो ताकत कहां है। ताकत तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये बातें तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। फिर चाहे फॉर्म 47 हमसे पहले ही ले लो और पहले लेकर रख लो। दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये जुमला बोला गया। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, अब आप इसकी आदत डाल लें। अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए एमपीए या एमएनए का जाएगा, वो पहले जाके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से एनओसी लेगा कि जनाब मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, आपकी तरफ से इजाजत है। जब उसे इजाजत मिलेगी तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन में उतरेगा। तो चाहे पहले ही इलेक्शन से पहले ही फॉर्म 47 लेकर रख लेना। ये राउनत है, ये फिरौनियत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, आप अंदाजा करें। यानी वो फैसला करेंगे कि अवाम के वोट की हैसियत कोई नहीं है, वो हर चीज को बूटों तले रोंदते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बंद कमरों में चंद लोग फैसला करेंगे कि किसको एमपी एमएनए बनाना है या किसकी हुकूमत लानी है या नहीं लानी। तो ये जनाब उनके अंदर सोच पाई जाती है, और क्योंकि ये सोच के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम जा रही है और एक लीडर जिसको वो सरेंडर करवाना चाहते हैं वो सरेंडर नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये फ्रस्ट्रेशन अब इतनी बढ़ गई है कि अपने तमाम मोहरे लॉन्च कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का केस फौरी तौर पे रोक दिया गया, बहुत सारी एक्टिविटीज की गई है ना, फौरन इमरान खान साहब का केस रोक दिया। मरियम नवाज को लॉन्च कर दिया गया बड़ी तेजी से। मरियम नवाज की पिच बहुत ऊपर चली गई, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया कि जनाब फौरी तौर पे मेरे पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, मेरे पीछे तो आर्मी चीफ का हाथ है, तो मैं जो मर्जी करूं। तो मरियम नवाज जो है वो भी तेज हो गई। आसिम मुनीर साहब खुद मंजरे आम पे आ गए और खुद आके उन्होंने सामने से आकर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। उनके स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी ले दे भी हुई। बेशुमार सहाफियों को लॉन्च कर दिया गया, टाउट्स जो है उन्हें लॉन्च कर दिया गया। जो पाकिस्तान का चीफ टाउट है नवाज शरीफ, उनको भी लॉन्च कर दिया गया, हालांकि बड़े दिनों से मियां सब चुप थे। इसके बाद ये सारे एकदम अग्रेसिवली लॉन्च हुए, सबके सब अचानक मैदान में आ गए। और मैदान में आने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी थोड़ा सा वो फ्रंट फुट पे आए। फिर लोग जो है उनका रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त आया। फिर अब मरियम नवाज ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। आपको याद है खातून ने झूठ ही बोला हमेशा, जब बोला सच बोला तो बहुत कम बोला। यानी मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज वही है जो कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहां लंदन में भी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी है। मरियम नवाज की तो हर जगह में प्रॉपर्टी है, और जो इनके पास पैसा है उसका इनके पास हिसाब किताब कोई नहीं है। अब ये एक ऐसी खातून है कहती है नहीं, मैं हलफन कहती हूं कि मैंने तो कभी किसी को अंदर डालने का बाहर निकालने का कहा ही नहीं। मरियम नवाज की ख्वाहिश पे कितने लोगों को जेलों में डाला गया आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज भी आईएसआई के अकूबत खानों में लोगों पे टॉर्चर किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि मरियम नवाज के खिलाफ अगर तुमने तनकीद की तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। फितना करार दिया जाता है, उन लोगों को मारा जाता है। वो सहाफी जो आए हैं ज़हीम लगारी साहब, वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि वहां लोगों को मारते हैं वो, और उनकी मैं आवाजें सुनता हूं। उन्हें कहते हैं खबरदार मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात की तो लोग वहां पे गारंटियां दे रहे होते हैं मार खाते हुए, चीखते हुए कि जी आज के बाद हम कभी मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो मरियम नवाज वो औरत है जिसकी ख्वाहिश में पुलिस तो दूर की बात, जेल तो दूर की बात, एफआईए तो दूर की बात, आईएसआई बंदे उठा उठा के कुटी जा रही है, फेंटी लगाई जा रही है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि मैंने इस बात का मुझे पता है कि इन बंदों को कहां ले जाके फेंटी लगाई गई है। दो बंदों के बारे में जाती तौर पर जानता हूं। अब सहाफी ज़हीम लगारी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है, तो ये सिलसिला चल रहा है और चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। फैसल वाडा को भी लॉन्च किया गया नादरीन। फैसल वाडा का जो स्टेटमेंट है री लॉन्च किया गया, क्योंकि फैसल वाडा तो पहले से ही लॉन्च है।
ری لانچ کیا گیا تو فیصل واڈا نے ایک تو یہ کہا کہ اب ملک ایسے ہی چلنا ہے, جو بل کرے گا ہم پاس کروا دیں گے, جو دل کرے گا ہم وہ کروائیں گے. فوج کے دم کے اوپر فیصل واڈا یہ بات کرتے ہیں نا. فیصل واڈا کا جو بھی سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ فوج کے بلبوتے پہ آتا ہے, اپنے بلبوتے پہ تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا. اور وہ ہر وقت آرمی چیف کی تعریفیں اور فوج کی تعریفیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں. فیصل واڈا نے کہا جی کہ ایک نیت ایماندار حافظ قرآن جنرل عاصم منیر صاحب نے جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا. بدلہ لینا تھا تو مارشل لا لگا دیتے, لگاؤ نا مارشل لا. فیصل واڈا صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی فوج مارشل لا نہیں لگا سکتی. مارشل لا صرف تب لگتا ہے جب ملک کا خزانہ بھرا ہوا ہوتا ہے. جب خزانہ خالی ہوتا ہے تو مارشل لا نہیں لگتا. اور جب امریکہ کو یا مغرب کو ضرورت ہوتی ہے نا یہاں پہ ایک نئی جنگ شروع کرنے کی, تب مارشل لا لگتا ہے. ان کے آشرواد کے بغیر مارشل لا نہیں لگتا. اور مارشل لا میں بھی اتنے گندے حالات کبھی نہیں ہوئے جتنے گندے حالات اب ہوئے اس ملک کے. پاکستان کے اندر جو حالات مارشل لا پیدا نہیں کر سکے انسانی حقوق کی پامالیوں اور خلاف ورزیوں کے, وہ حالات اب پیدا کیے گئے ہیں. بہرحال انہوں نے کرنی ہے تعریفیں عاصم منیر صاحب. انہوں نے کہا مارشل لا تو انہیں ایسے ہی تیار ملا تھا جیسے مجھے یہ کافی تیار ملی ہے, پکڑ کے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کپ اٹھا کے دکھایا. تو میں چیلنج کرتا ہوں لگائیں مارشل لا. یہ لگا ہی نہیں سکتے. میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا یہ مارشل لا لگا ہی نہیں سکتے, کوئی تسلیم نہیں کرے گا مارشل لا کو. اور انہوں نے ایک ایسا سلوشن نکالا ہے کہ سامنے بھی نہ آنا پڑے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور سارے اقتدار کے مالک بھی وہی ہوں. یہ بات جھوٹ نہیں ہے, یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان کو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. حکومت جو ہے وہ اردلی کا کردار ادا کر رہی ہے. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں پا رہے, اور وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہ رہے. میرے خیال میں وہ صرف عمران خان سے بچنا چاہ رہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کسی طرح ان کی عمران خان سے جان چھوٹی رہے. اب اس وقت پاکستان کی سچویشن ایسی ہے, اور پاکستان کے میڈیا کی بیچارے کی, کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چھوٹی سی کوئی اختلاف ہو جائے نا دو کونسلروں میں بھی, تو یہ ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں. پی ایم ایل این سے شاہد کاکان عباسی چلے گئے, مفتاح اسماعیل چلے گئے, محمد زبیر چلے گئے, آصف کرمانی ہو گئے, کبھی ہیڈ لائن نہیں بناتے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی چھوٹا موٹا بندہ بھی ادھر سے ادھر بات کرے گا نا تو ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں. جو آج ایشو ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہے, جو خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں کر رہے, جو پاکستان میں ظلم جبر اور فسادیت ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں کر رہی, جعلی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اس پہ بات نہیں کر رہے, پاکستان کے خزانے سے $1 ارب اچانک کہاں چلا گیا اس پہ بات نہیں کر رہے, لگاتار پاکستان کو جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کر رہے. شہباز شریف روزانہ ایک نیا لطیفہ سنا دیتا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز بتاتا ہوں. شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, کتنے بڑے سائنسدان ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں عالمی بینک پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. سرمایہ کاری کا ورڈ استعمال کیا. عالمی بینک, ورلڈ بینک پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. یہ عالمی بینک کے 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں, اور وہ مالیاتی ادارے میں دنیا کے مختلف ممالک کے پورٹ فولیوز کے نگران ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی سرمایہ کاری کرے گا شہباز شریف. احمد رائس صاحب ہیں جرنلسٹ, انہوں نے بڑے مزے کی بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک 1944 میں بنا, تب سے دنیا میں یہ مختلف ممالک کو قرضے دیتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے, یہ قرضے دیتا ہے یا امداد دیتا ہے, یا ورلڈ بینک کا یہی میکینزم ہے. یہ پہلی دفعہ, میں نے بھی ویسے پہلی دفعہ ہی سنا ہے, یہ گرانٹس دیتا ہے. پہلی بار شہباز شریف صاحب سے پتا چلا ہے کہ ورلڈ بینک سرمایہ کاری بھی کرے گا. یعنی اس طرح کے یہ عجیب و غریب سائنٹسٹ ہیں. کوئی چیز پاکستان کی بیچیں تو کہتے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے, کوئی پاکستان کو امداد دے تو کہتے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے, دنیا سے قرضہ لیتے ہیں, قرضہ لے کے کہتے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو یہ سرمایہ کاری پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک SIFC بنائی ہوئی ہے, اور وہ آرمی چیف کے دل کے بہت قریب ہے, اور آرمی چیف اس کے اندر خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہیں لگتا ہے کہ سرمایہ کاری کا نام لیں گے تو آرمی چیف خوش ہوگا. تو آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے یہ سرمایہ کاری قرار دیتے ہیں ہر چیز کو. کوئی چیز بیچنی ہے تو وہ بھی سرمایہ کاری, یہ بیچ دو وہ بھی سرمایہ کاری, وہ بیچ دو یہ بھی سرمایہ کاری, امداد آ گئی وہ بھی سرمایہ کاری, قرضہ لے لیا وہ بھی سرمایہ کاری. تو یہ صرف آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری ہے. ایکچولی وہ سرمایہ کاری نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک سرمایہ کاری نہیں کرتا ہوتا. انہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ناظرین, عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا یا جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے, اس پہ عمران خان صاحب نے خصوصی طور پہ ایک پیغام دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ انہیں پارٹی سے نکالا جائے. یہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی, غداری کی تھی, بے ایمانی اور فراڈ کی تھی, یا پیسہ کمایا تھا, یا عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے,
वो सारे लोग जो है बेवफाई करने वाले, उनको अब पार्टी से निकाल दिया जाएगा, खास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब होना तो ये चाहिए कि इनको जिन लोगों ने रिकमेंड किया उनको भी आइंदा टिकट ना दिया जाए, जो इनके रिश्तेदार हैं उनको भी आइंदा टिकट ना दिया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके रिश्तेदारों ने रिकमेंड किया था, जी बड़ा अच्छा बंदा है, इन्हों ला दो। साहिवाल वाला मिसाल आपको याद होगा, तो वहां पे वो लोग तो बाद में हाथ झाड़ के उठ गए कि जनाब वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। उसका भी काम बन गया, इनका भी काम बन गया। तो इमरान खान को चाहिए कि आइंदा इनमें से किसी को भी टिकट ना दे, इन्हें ठेंगा दिखाएं। जैसे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और इमरान खान साहब के वोटों को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने बेचा और बेच के 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, और उसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक नया कानून पास हुआ और उसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। और अब इस साल जिस आर्मी चीफ ने रिटायर होना था वो 2027 तक उस कानून के मुताबिक आर्मी चीफ रह सकते हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम पड़ा, देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, एक तजवीज़ दी है महमूद खान अचकज़ई साहब ने, और उनकी तजवीज़ ये है कि फार्म 45 वालों को असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगानी चाहिए। यानी ये लोग जाली जो जीते हैं फार्म 47 पे, ये तो असेंबली के अंदर जाके इनको बैठा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो लोग जो फार्म 45 पे जीते थे उन तमाम लोगों को असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगानी चाहिए, क्योंकि हम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। तो ये एक आइडिया दिया उन्होंने, और उसके साथ ही एक और खबर ये है कि बहुत सारे मौलवी जो है उन्हें लॉन्च कर दिया गया है, और मौलवी अब कहना शुरू हो गए हैं कि आर्मी चीफ का कुरान पाक पे इल्म और फहम बहुत अच्छा है। लेकिन एक आयत वो पढ़ते हैं, हमेशा उसी के बारे में वो बात करते हैं, फितने को कुचलना है, यानी बड़ी एग्रेसिव किस्म की आयत हैं जिनका तर्जुमा आर्मी चीफ हमेशा पढ़ते हैं, और नॉर्मली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाता है, उन्हीं के ऊपर ये आयतें बाद में तर्जुमे कर करके लगाई जाती हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मुल्क की हिफाजत, और हुकूमत को ओबे करना चाहिए कि जो अवामी हुकूमत कह रही है वो वही काम करें, और सियासत के अंदर मुदाखलत बिल्कुल बंद कर दे। उनको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर सियासत में मुदाखलत करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े होंगे जिनका बार बार जवाब देना पड़ेगा। कासिम सूरी के हवाले से नाजरीन जो वाकया पेश आया था कि जैद हामिद ने क्लेम किया कि कासिम सूरी मुझे मार देंगे, तो अब कासिम सूरी का जवाब आया। वो कहते हैं जैद हामिद दिमागी तौर पे बीमार है, गुजारिश है जिनका ये पालतू है इसका खर्चा बढ़ा दें, इसका दिमागी इलाज करवा दें, पता नहीं ये कितनी जंगे ख्वाबों में जीत चुका है, इसके बस मजे लिया करें, इसको अब फिर कोई नया ख्वाब आया है, इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। ये कासिम सूरी साहब ने जवाब दिया है। नाज़रीन, आखिर में एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है बिलावल ने दिया है। बिलावल का स्टेटमेंट यह है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। तो मैं बताऊं बिलावल साहब, ना आप 3 में ना 13 में,